बार हम समझ लेते हैं कुछ महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। अभी इसमें पूरे महाजनपद के बारे में नहीं बताया है, जो एक दो महाजनपद के बारे में नीचे बताया गया है तो उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल कर ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, पहला नंबर आता है मगध का। मगध क्या है, तो हमने मगध के जो भारत का नक्शा है उसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है भारत के नक्शे पर मगध। मगध आज के बिहार में स्थित है, ठीक है। ये है मगध की स्थिति, मेन स्थिति मगध की यही है, ठीक है। हमने मगध को देख लिया। लगभग 200 साल पहले, 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा, सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यहाँ पे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। यही नहीं, जो जंगलों से जो घर, गाड़ी, रथ ये भी बनवाने का काम जंगलों के लोग, जो जंगल में रहते थे लोग, उनसे लोग करवाते थे, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली हैं, जिसके कारण मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य घोषित करने में मदद की है। मजबूत औजार, जो लौह अयस्क है यहाँ पे मिलने के कारण यहाँ पे मजबूत हथियार बनने लगे। ये बहुत ही उपयोगी थी जब ये लोग युद्ध करते थे। मगध में दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बने, जिसमें एक का नाम अगर हम बात करें तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव संसाधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम जो भाग है, यानी इस वाला एरिया पाकिस्तान साइड का, वहाँ तक इन्होंने फैला लिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का। बिहार में राजगृह कई साल, जो राजगृह है था वो कई साल तक मगध की राजधानी बना रहा। यानी जो मगध का राजधानी था वो राजगृह था। और राजगृह कहाँ पे है, ये भी बिहार में ही स्थित है। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो कि आज का पटना है। बिहार की राजधानी पटना है इस समय। 2300 साल पहले की बात है कि जो मैसेडोनिया का राजा था, जिसका नाम था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी, ठीक है, वह मिस्र पर पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना शुरू चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी भारी सेना है, इसलिए उनकी जो सेना थी वो डर गई। जब जो सिकंदर था वो भारत की ओर आक्रमण करने की, यानी कि जो बता रहा है ना यहाँ पे कि जो भारत है, भारत पर आक्रमण करने की जब उन्होंने सोचा, ठीक है। सॉरी। अब अगर हम बात करें कि वज्जी भी एक महाजनपद है, जैसा कि हमने देखा है। वज्जी कहाँ पे है, एक बार देख लेते हैं। में देखेंगे तो वज्जी यहाँ पे है, ठीक है। ये भी बिहार के पास ही, बिहार में ही है वज्जी। यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, लेकिन उसके नज़दीक ही हमने मैप में देखा कि वज्जी राज्य भी है, जिसकी राजधानी वैशाली यानी आज के बिहार में भी स्थित है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यदि जो राजा होता था, जिस समय राजा में कई राजाओं को मिलकर के गण कहा गया। यहाँ आप देखेंगे अगर शब्दों के रूप में तो कह रहा है कई सदस्यों के समूह को गण कहते हैं और कई संगठनों के समूह को संघ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया गण और संघ का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ सदस्यों को इंडिकेट किया है, यहाँ संगठनों को। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत और बहस, जो वाद विवाद होता है उसके जरिए ये किसी जो मुश्किल समय होता था उसको ये लोग उसको निपटाने के लिए ये लोग आपस में बैठ करके विवाद करते थे और सुलझाने का प्रयास करते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं में भी वे हिस्सा नहीं लेते थे। जो इस तरह की सभाएं होती थी, स्त्रियां, दास, कम्मकार, इस प्रकार की समस्या में हिस्सा ये नहीं लेते थे, ठीक है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। यानी जो बुद्ध थे और जो महावीर थे, ये जिस आप देसी में कहेंगे तो खानदान, जिस खानदान या जिस शासक से होके आते थे, ये लोग भी उसी गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है, ठीक है, कि उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। वज्जी संघ का वर्णन दिन निकाय में लिया गया है। दिन निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जो कि 2300 साल पहले इसको लिखा गया था।
अगर हम मेन कहें तो जो आज़ाद शत्रु है वो और जो वज्जी संघ है इसके बीच क्या रिलेशन है इसको देखें अंदर। सॉरी, आज़ाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें जो सभी सदस्य हैं उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासियों तब तक उन्नति नहीं करते रहेंगे जब तक, यानी जो वज्जी के लोग हैं वो तब तक उन्नति करेंगे जब तक उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, अभी देखेंगे समझेंगे। उस क्वालिटी में जो नंबर 1 पे आता है वे पूरे और नियमित रूप से, यानी कि पूर्ण और नियमित रूप से सभाई करेंगे, यानी कि भाग लेंगे सभा में और सभा में एक साथ उपस्थित रहेंगे। दूसरा क्या है कि आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। तीसरा क्या है, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। और चौथा क्या है, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का जो ध्यान है वो देते रहेंगे। तो ये जो इनकी उन्नति है वो हमेशा होती रहेगी यदि इतने गुणों को ये लोग अपना रहे हैं। ठीक है, और भी इसमें गुण दिया है जिसमें कह रहा है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्य का रख रखाव करते थे। अभी हम समझेंगे कि जो चैत्य और जो विहार है ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल समझ लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। चैत्य मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे जो बौद्ध होते थे वो पूजा करते थे, और विहार मतलब वो होता है कि वह स्थान जहाँ ये लोग निवास करते थे, रहते थे। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे बस आप समझ लीजिए। जो लास्ट है वो है कि विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर किसी प्रकार का रोक ये लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अब से लगभग 1500 साल पहले तक ये चलता रहा इनका राज्य। इनके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की और उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। और बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो अन्य एग्जाम्पल है, यानी कि जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से पहले के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरी के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। जैसा आज भी कोरिया और दक्षिण कोरिया में भी, जो दक्षिण कोरिया है, जो जापान है, ये जो कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे ऐसा कंपलसरी कर दिया गया है कि जो वहाँ के निवासी हैं, जो कि वहाँ की नागरिकता हासिल किए हैं, उन्हें सेना में अपनी सेवाएं 1 साल या 2 साल के लिए आपको देनी ही पड़ेंगी। तो उस समय भी ऐसा रहा होगा। तो इसमें औरतों को नागरिक का दर्जा उस समय नहीं मिलता था। वहाँ पे व्यापारी और शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार हैं वो नहीं मिले। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करते रहे दासों की भी नागरिक अधिकार उनको नहीं मिला। यानी जो लोग इन खदानों, खेतों में काम करते थे, जो कार्यशालाओं में काम करते थे, उनको भी नागरिकता का जो अधिकार है वो नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था। तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी इसको हम क्या जनतंत्र कहेंगे, यानी जनता का शासन। ठीक है, आपको कमेंट बताना है। अब अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि सही और गलत का बताओ, कौन सा इसमें सही और गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये क्या है, ये सही है कि उसको आमंत्रित किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि वे ऐसा मान लेते थे कि हाँ हम इनसे कम शक्तिशाली हैं या कमज़ोर हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ये क्या है, ये गलत है। कौन करता था, पुरोहित करता था। ठीक है, पुरोहित। तीसरा क्या कह रहा है कि पुरातात्विक विदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई प्रकार के बर्तन मिले जिनका वे लोग उसको देखते थे कि जो बर्तन है वो किस प्रकार उपयोगी था उस समय। बर्तन मिले, सिक्के मिले। ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें उनको मिले। ठीक है, महल नहीं मिले। सॉरी। जो चौथा क्वेश्चन वो क्या है, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो ऐसा नहीं है।
जो चित्रित धूसर पात्र थे वे किसी विशेष आयोजन में किसी विशेष लोगों को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा है। जो लास्ट है वो क्या कह रहा है कि महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ बहुत से नगर किलेबंद थे। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो राजा के महाजनपद में जो राजा थे वे किस प्रकार थे। तो जो इसमें है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे शिल्पकार रहेगा। जो ये वाला एरिया है यहाँ कौन रहेगा, यहाँ पे पशुपालक रहेगा। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे कौन रहेगा, तो यहाँ पे शिकारी और संग्राहक रहेंगे। ठीक है, जो ये वाला एरिया है यहाँ कौन रहेगा, तो यहाँ पे कृषक रहेंगे। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे लास्ट का व्यापारी रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गया। यानी महाजनपद में जो लोग आते हैं वे सारे लोग हैं। ठीक है, इन सारे लोगों का जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से रहता था। ठीक है, इसमें ये महाजनपद में ये लोग इतने जो लोग थे, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी, ये सब इसमें सारे लोग आते थे। ठीक है, सॉरी। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि समाज के वे लोग कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। गण मतलब आपको पता ही है, ऊपर बताया है। ठीक है, इसमें कौन थे, तो इसमें वे लोग थे जिसमें आपकी आ जाती हैं स्त्रियां, दास, कंबकार। ये लोग जो थे ये गणों की जो सभाएं होती थी उसमें हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आओ चर्चा करें। ठीक है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो आपको क्या बताना है कि जो राजा होते थे, राजा को बाहरी आक्रमण से उनको भय रहता था इसलिए भी किले बनवाते थे। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि ये तो पहला हो गया। दूसरा था कि ये उनकी समृद्धता का प्रतीक था, यानी जो जितना बड़ा किला बनवाए, जितनी मजबूती से बनवाए, वो उसकी समृद्धि कहलाती थी। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो किले के अंदर लोग रहते थे उन पर राजा की नज़र रहती थी, तो इसलिए भी वे किले बनवाते थे। आई होप क्लियर हो गया होगा, पहला, दोनों और तीसरा, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, 3 कारण। ठीक है, अब जो इसका लास्ट है वो है कि आज के शासक के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव की प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न थी। तो किस प्रकार भिन्न थी, आज के समय में हम कैसे चुनाव करते हैं। आज के समय जो आम जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, इन सारे लोगों का आम जनता खुद चुनती है। लेकिन जो उस समय जनपद होते थे, जनपदों में क्या होता था कि कुछ लोग ही यज्ञ का आयोजन करते थे और उसके बाद से वहाँ राजा बन जाते थे। ठीक है, जो लोग यज्ञ का उनका अनुसरण करते थे उनको अंडर में ले लेते थे। ठीक है, लेकिन उस समय प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था जनपद के समय, और आज के समय में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मेन अंतर यही है। ठीक है, इसमें कुछ तिथियां दी गई हैं जिनको हम बताना चाहते हैं। जो नए शासक हैं, नए शासक आज के 3000 साल पहले के हैं। महाजनपद की स्थिति कब थी, महाजनपद की स्थिति लगभग 3000 साल पहले हुई थी। सिकंदर का जो आक्रमण था वो किस में लिखा गया था, तो दीघ निकाय में लिखा गया था लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ का राज्यों का जो अंत था वो कब हुआ, आज से लगभग 1500 साल पहले उनका जो अंत है वो हो गया था। ठीक है, तो इसके साथ जो ये मेरा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।